epithelial tissue basic properties. You can write down the basic properties of epithelial tissue. Clear? सबसे पहली बेसिक प्रॉपर्टी आप देख सकते हैं कि इट इज टिश्यू कंपोज्ड ऑफ वन और मोर लेयर. यू कैन राइट डाउन इट इज कंपोज्ड ऑफ, किसकी बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, एपिथेलियल. इट इज कंपोज्ड ऑफ वन और मोर लेयर ऑफ सेल. या तो एक लेयर में सेल अरेंज होगी या मेनी लेयर में अरेंज होगी. मोर लेयर ऑफ सेल्स, layers of cells covering the external and internal surface, covering the external and internal surface ऑफ ऑल ऑर्गन ऑफ द बॉडी और वेरियस बॉडी पार्ट्स. मतलब आपकी जो वेरियस इंटरनल ऑर्गन्स हैं उनकी आउटर कवरिंग वेरियस बॉडी पार्ट्स. क्लियर? उसकी आउटर कवरिंग भी एपिथेलियम बनाते हैं और इनर कवरिंग भी क्या बनाते हैं बेटा, एपिथेलियम. ये एक सबसे यूनिक डेफिनेशन है. जो एपिथेलियल टिश्यू है बेटा वो आपकी आउटर कवरिंग भी बनाते हैं और इंटरनल सरफेस भी बनाते हैं. जैसे आपने पढ़ा था आउटर प्लूरा, इनर प्लूरा, आउटर पेरिकार्डियम, इनर पेरिकार्डियम. तो एपिथेलियल टिश्यू के बने होते हैं. और जो एपिथेलियम टर्म है वो किन्होंने दिया था बेटा, रस्क ने दिया था. द टर्म एपिथेलियम, एपी का मतलब अपर, एपिथेलियम क्वाइंड बाय, किन्होंने दिया था ये टर्म, रस्क ने. रस्क थे बेटा, साइंटिस्ट का नाम है रस्क, जो डच एनाटमिस्ट थे. एनाटमी होता है इंटरनल ऑर्गन की स्टडी को हम बोलते हैं एनाटमी, और जो उनको डील करते हैं उनको बोलते हैं एनाटमिस्ट. क्लियर? एनाटमिस्ट थे वो जो इंटरनल ऑर्गन की स्टडी करते थे. एनाटमिस्ट, एनाटमिस्ट, जिन्होंने इंटरनल ऑर्गन की स्टडी की थी और उन्होंने ये टर्म कॉइंड किया कि जितने भी इंटरनल ऑर्गन्स हैं उनकी आउटर कवरिंग भी एपिथेलियम बना रहे हैं और इनर कवरिंग भी एपिथेलियम बना रहे हैं. नाउ कम ओवर द इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी कि एपिथेलियम अराइज किससे हुए हैं. ओरिजिन की बात करूँ तो मैंने कल ही बताया था कि एपिथेलियम ओरिजिनेट फ्रॉम 3 जर्म लेयर, एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म. तो यू कैन राइट डाउन एपिथेलियल मेम्ब्रेन और एपिथेलियम originate from 3 germ layers. तीनों जर्म लेयर से ओरिजिनेट हुई है. फॉर एग्जाम्पल यू कैन राइट डाउन कहाँ से ओरिजिनेट हुई है. फॉर एग्जाम्पल हम एग्जाम्पल के थ्रू कंसीडर करेंगे. जैसे एपिडर्मिस है, एपिडर्मिस जो स्किन कंपोस्ट करती है बेटा. एपिडर्मिस ड्राइव फ्रॉम एक्सोडर्म, जो आपकी बॉडी में किसकी फॉर्मेशन करती है, स्किन. और सिंपली यू कैन कॉल स्किन ड्राइव्ड फ्रॉम एक्टोडर्म. जो स्किन है इट इज़ एक्टोडर्मल इन ओरिजिन, और सिंपली कहें कि इट इज़ ए टाइप ऑफ एपिथेलियम जो किससे ओरिजिनेट हुई है, एक्टोडर्म, आउटर जर्म लेयर से. उसी तरह से बेटा बहुत सारे इनर सरफेस ऑफ डाइजेस्टिव ट्रैक्ट आपने सुना ही है, विच स्टार्ट फ्रॉम माउथ एंड एंड्स विथ एनस, जिसको एलिमेंट्री कैनाल भी बोलते हैं. तो इनर सरफेस ऑफ डाइजेस्टिव ट्रैक्ट और विच इज़ ऑल्सो सेड टू बी GI ट्रैक्ट, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट. ये किससे ओरिजिनेट हुई है बेटा, इट ओरिजिनेट फ्रॉम, जो ये आपकी ड्राइव्ड फ्रॉम एंडोडर्म, किससे बनी है, एंडोडर्म से ओरिजिनेट हुई है. तो आप देख रहे हैं हर एक एरिया की जो एपिथेलियम है वो अलग अलग जर्म सेल से ओरिजिनेट हुई है. उसी तरह से एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं कि इनर सरफेस ऑफ द बॉडी कैविटी, जैसे आपके लंग्स इज लोकेटेड इन थोरैसिक कैविटी, स्टमक इज लोकेटेड इन एब्डोमिनल कैविटी, ब्रेन इज लोकेटेड इन क्रेनियल कैविटी, यूरिनरी ब्लैडर, ओवरी इज लोकेटेड इन पेल्विक कैविटी. तो इनर सरफेस ऑफ बॉडी कैविटी
ओरिजिनेट फ्रॉम मीजोडर्म। तो आप देख रहे हैं अलग अलग एरिया के जो एपिथीलियम है वो अलग अलग जर्म लेयर से क्या हुई है बेटा, ओरिजिनेट। तो सिंपल सी प्रॉपर्टी अभी तक बताई कि एपिथीलियम या तो सिंगल लेयर में होंगे तो उसको सिंपल एपिथीलियम कहेंगे, एक से ज़्यादा लेयर होंगी तो हम उसको कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड एपिथीलियम कहेंगे। सेकेंड बताया कि जो एपिथीलियम है उसकी ओरिजिन तीनों जर्म लेयर से देखी गई है बेटा, एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मेसोडर्म। नाउ कम ओवर द सर्टेन यूनिक प्रॉपर्टी। तो कल के सेगमेंट में ही मैंने आपको बताया था कि जो एपिथीलियम है इट इज कंपोज्ड ऑफ टाइटली बाउंड सेल। सेल जो होते हैं वो टाइटली अटैच होते हैं, एडहर होते हैं एक दूसरे से। तो देर इज नो इंटरसेलर स्पेस या लिमिटेड इंटरसेलर स्पेस होता है, तो उनको कौन नरिशमेंट प्रोवाइड करता है। तो नाउ कम ओवर द थर्ड प्रॉपर्टी, cells are compactly arranged. Now the third property, cells are compactly arranged. थर्ड प्रॉपर्टी, 5 बेसिक प्रॉपर्टीज करेंगे फिर हम इसकी क्लासिफिकेशन पे चलेंगे बेटा। हर टिश्यू की कुछ ना कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर होती है, तो यहाँ पे हम किसकी कैरेक्टरिस्टिक फीचर पढ़ रहे हैं, एपिथेलियल टिश्यू की। तो नाउ द थर्ड इंपॉर्टेंट फीचर कि जो सेल्स होते हैं दीज आर कॉम्पैक्टली पैक्ड विथ नेग्लिजिबल इंटरसेलुलर स्पेस। नेक्स्ट राइट डाउन द थर्ड यूनिक प्रॉपर्टी, सेल्स आर कॉम्पैक्टली पैक्ड, बिल्कुल ही टाइटली पैक्ड होते हैं, कॉम्पैक्टली पैक्ड, और यू कैन कॉल टाइटली पैक्ड, जो भी वर्ड आपको ठीक लगे, विद नो और नील इंटरसेलुलर स्पेस। हमने पढ़ा है हर सेल के बीच में दो एडजेसेंट सेल के बीच में माइनर सा स्पेस होता है, अप्रॉक्सीमेट 150 to 160 एंगस्ट्रॉम। जब मैंने आपको मेम्ब्रेन एक्सप्लेन किया था, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, वहाँ पे मैंने बताया था कि बहुत माइनर स्पेस होता है, लेकिन जो एपिथेलियल टिश्यू के सेल होते हैं वो बहुत ही टाइटली पैक्ड होते हैं, और नेग्लिजिबल इंटरसेलर और एक्स्ट्रा सेलर फ्लूइड होता है विद नील इंटरसेलर स्पेस, विद नेग्लिजिबल इंटरसेल्युलर फ्लूइड। और इंटरसेलर फ्लूइड को एक और टर्म दिया जाता है बेटा, ECF, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। सेल के चारों तरफ कुछ ना कुछ फ्लूइड होता है जिसके क्रॉस एक्सचेंज होता है मटेरियल का। तो जब स्पेस ही नहीं है दो एडजेसेंट सेल के बीच में, तो उनके बीच में फ्लूइड का कंटेंट भी क्या होता है बेटा, बहुत कम होता है। तो देयर इज अ नेग्लिजिबल इंटरसेलर फ्लूइड। जब फ्लूइड ही नहीं है तो एक्सचेंज कैसे होगा, कैसे ऑक्सीजन ट्रांसफर होंगे, कैसे न्यूट्रिएंट ट्रांसफर होंगे, कैसे हार्मोन ट्रांसफर होंगे, उन सब के बारे में हम देखेंगे कि जब स्पेस ही नहीं है तो उनको नरिशमेंट कौन प्रोवाइड करता है। तो थोड़ा सा एक जनरल सा डायग्राम ड्रॉ करेंगे कि इनको नरिशमेंट कौन प्रोवाइड करता है जब स्पेस ही नहीं है। तो आप देखेंगे कि कॉम्पैक्टली अरेंजमेंट ऑफ सेल दिखेंगे आपको इस तरह के बेटा, दिस इज द कॉम्पैक्ट अरेंजमेंट ऑफ सेल। एक दूसरे से जुड़े हुए सेल होते हैं बिल्कुल टाइटली, कोई स्पेस आपको दिखाई नहीं दे रहा है या बहुत ही नेग्लिजिबल स्पेस है, और स्पेस है भी तो उसके अंदर फ्लूइड भी नेग्लिजिबल अमाउंट में है। तो बहुत ही कॉम्पैक्टली अरेंज्ड आपको सेल दिखाई देंगे। न्यूक्लियस है ये, आपको यहाँ पे कैसी अरेंजमेंट दिख रही है बेटा, कॉम्पैक्ट अरेंजमेंट ऑफ सेल। कैसी अरेंजमेंट दिख रही है, कॉम्पैक्ट अरेंजमेंट ऑफ सेल्स, वेरी कॉम्पैक्ट और वेरी टाइट अरेंजमेंट ऑफ सेल्स आपको दिखाई देते हैं। आराम आराम से अपना टॉपिक कवर करेंगे हम। अब जब स्पेस नहीं है तो इट इज़ लाइंड ओवर या इट इज़ रेस्ट ओवर बेसमेंट मेम्ब्रेन। एक मेम्ब्रेन होती है बेटा जिसके क्रॉस एक्सचेंज होता है, एंड दिस इज नॉन सेलुलर मेम्ब्रेन, सेल से नहीं बनी है, नॉन सेलुलर मेम्ब्रेन है, कंपोज्ड ऑफ म्यूकोपॉलीसेक्राइड और ग्लाइकोप्रोटीन। इस मेम्ब्रेन को बोलते हैं बेसमेंट मेम्ब्रेन। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, निट का पूछा जाता है कि बेसमेंट मेम्ब्रेन किसकी बनी है और क्या इसका इंपॉर्टेंट रोल है बेटा। 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से निट के निकलते हैं कि वाई एपिथेलियल टिश्यू इज रेस्ट ओवर बेसमेंट मेम्ब्रेन। तो सबसे पहले रीजन बताया कि इसके जो सेल हैं ये इतने टाइटली पैक्ड है कि उनके बीच में कोई इंटरसेलर स्पेस नहीं है, तो देर इज नो इनर्वेशन ऑफ ब्लड वेसल, इनके बीच में ब्लड वेसल भी एंटर नहीं कर सकती। तो इनको नरिशमेंट कौन देता है, बेसमेंट मेम्ब्रेन नरिशमेंट देती है। तो दिस बेसमेंट मेम्ब्रेन इज द नॉन सेलुलर लेयर, it is the non-cellular gelatinous layer, jelly like layer होती है बेटा,
नॉन सेलुलर क्यों बोला? बिकॉज इट इज नॉट कंपोज्ड ऑफ सेल। नॉन सेलुलर जेलेटिनस लेयर है जो नरिशमेंट प्रोवाइड करती है। तो ये सब ऑलवेज किसके ऊपर रेस्ट करती है? इसके ऊपर रेस्ट करती है, इसीलिए इसको बेसमेंट मेम्ब्रेन, रेस्ट मेम्ब्रेन और पेमेंट मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। इट इज ऑल्सो सेड टू बी पेमेंट मेम्ब्रेन। इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। आपके एनसीईआरटी में डिटेल में नहीं है, बस सिंपल गिवन है कि इट रेस्ट ओवर बेसमेंट मेम्ब्रेन। तो एपिथेलियल टिश्यू यूजुअली रेस्ट ऑन थिन नॉन सेलुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन। इट कंसिस्ट ऑफ 2 लेयर। ये जो बेसमेंट मेम्ब्रेन दिख रही है बेटा, इसके नीचे प्रेजेंट होती है कनेक्टिव टिश्यू। इसके नीचे कौन सी टिश्यू होती है? दिस इज कनेक्टिव टिश्यू। लेकिन हमारा मेन फोकस आज के सेगमेंट में किसके ऊपर है? दिस इज कनेक्टिव टिश्यू। सीटी स्टैंड फॉर कनेक्टिव टिश्यू। से ब्लड, से हेयर, से ब्लड, कोई भी कनेक्टिव टिश्यू ले लिया मैंने, से ब्लड ले लिया। तो यहाँ पे बेटा जो ब्लड है या कोई भी कोलेजन फाइब्रस टिश्यू है, या आप कह सकते हैं कि लिम्फ है, या फिर एडिपोज टिश्यू है, वो नरिशमेंट कैसे भेजते हैं? बेसमेंट मेम्ब्रेन। एंड बेसमेंट टू कहाँ ट्रांसफर होती है? एपिथेलियल टिश्यू। तो आप देख रहे हैं कि जो ये बेसमेंट मेम्ब्रेन है, जो मैंने यहाँ पे ब्लैक कलर से रिप्रेजेंट किया है, इट इज सिक्रीटेड बाय बोथ कनेक्टिव टिश्यू एज वेल एज बाय एपिथेलियम। ये जो बेसमेंट मेम्ब्रेन है, दिस इज अ जेलेटिनस मेम्ब्रेन। ये एक जेलेटिनस लेयर है, जेली लाइक लेयर है, जो कनेक्टिव टिश्यू ने भी सिक्रीट की है और एपिथेलियम ने भी सिक्रीट किया है। बहुत इंपॉर्टेंट है, यू कैन राइट डाउन कि क्या है ये बेसमेंट मेम्ब्रेन। इसके बारे में फिर हम 4th प्रॉपर्टी पे चलेंगे। तो यू कैन राइट डाउन द हेडिंग, बेसमेंट मेम्ब्रेन होती क्या है, क्या इसका इंपॉर्टेंट रोल है और किस तरह से ये फंक्शन परफॉर्म करती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नेट का। बेसमेंट मेम्ब्रेन इज द नॉन सेलुलर लेयर सिक्रीटेड बाय बोथ एपिथेलियल टिश्यू एज वेल एज अंडरलाइंग, जो उसके नीचे है अंडरलाइंग कनेक्टिव टिश्यू। ये एक ऐसी लेयर है जो दोनों टिश्यू ने सिक्रीट की है। तो देख लेते हैं कैसा होगा बेटा, क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर होगा। तो बेसमेंट मेम्ब्रेन कंसिस्ट ऑफ 2 लेयर। बेसमेंट मेम्ब्रेन कंसिस्ट ऑफ 2 लेयर। कितने लेयर से बनी है? 2 लेयर से मिलके बनी है। 2 लेयर से मिलके बनी है। कौन कौन सी लेयर्स हैं देख लेते हैं। द नंबर 1 इज बेसल लमाइना। पहली लेयर को नाम दिया बेसल लमाइना, विच इज सिक्रीटेड बाय एपिथेलियम। एंड नंबर 2 सेकेंड लेयर के फॉर्म में नहीं है, जेली लाइक कंसिस्टेंसी है, फाइब्रस और रेटिकुलर लमाइना। फाइब्रस और रेटिकुलर, लमाइना का मतलब ही लेयर होता है बेटा। लमाइना, लेमिनेशन वर्ड सुना होगा आपने, लेमिनेट करते हैं, लेयर अप करते हैं, जैसे मोबाइल लेमिनेशन सुना होगा। तो बेसल लमाइना एंड फाइब्रस लमाइना, क्या डिफरेंस है इसका? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कई बार नेट में पूछे गए, तो इनको देख लेते हैं कि कैसी सिक्रीशन होती है और क्या इनका मेजर रोल होता है। दिस बेसल लमाइना, it is outer thin layer near the epithelial cell. It is outer thin layer, outer thin layer होती है, किसके टुवर्ड्स होती है बेटा ये? It is towards near epithelial cell, near epithelial cell, शॉर्ट में EPI लिख रही हूँ, epithelial cells। किसकी तरफ दिखाई देती है? epithelial cell। It is composed of, composition पूछी जाती है, it is composed of, किससे बनी है ये? It is composed of म्यूकोपॉलीसेकेराइड, चिपचिपी सी पॉलीसेकेराइड मैंने आपको बताई थी, म्यूकोपॉलीसेकेराइड एंड ग्लाइकोप्रोटीन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कई बार नेट में पूछा गया है कि जो बेसल लमाइना है विच इज सिक्रीटेड बाय एपिथेलियल सेल, उसकी कंपोजिशन बताएं किसकी बनी है। तो एक बहुत ही जेलेटिनस सब्सटेंस होता है म्यूकोपॉलीसेकेराइड, उससे बनी है, ग्लाइकोप्रोटीन। बोथ सिक्रीटेड बाय एपिथेलियल सेल, बोथ सिक्रीटेड बाय वाया एपिथेलियल सेल। क्लियर? ये वाली जो नॉन सेलुलर लेयर है ये किसने सिक्रीट की है? एपिथेलियल सेल ने। और इसके नीचे ही जस्ट फाइब्रस और रेटिकुलर लमाइना है। इट इज़ द इनर थिक लेयर, इट इज़ इनर थिक लेयर जस्ट बीनीथ द आउटर थिन लेयर। इनर थिक लेयर ये कंपेरेटिवली थिकर होती है, किससे थिकर होती है? बेसल लमाइना से। इट इज़ कंपेरेटिवली
इनर थिक लेयर कंपोज्ड ऑफ कोलेजन और रेटिकुलर फाइबर, कंपोज्ड ऑफ कोलेजन, कोलेजन इज द मोस्ट एबंडेंट प्रोटीन, आपने सुना होगा कोलेजन फाइबर, कोलेजन और रेटिकुलर फाइबर, रेटिकुलर फाइबर, तीन तरह के फाइबर में लेटर ऑन कनेक्टिव टिश्यू में आपको डिटेल में एक्सप्लेन करूंगी, कोलेजन फाइबर, येलो इलास्टिन फाइबर और रेटिकुलर फाइबर। क्लियर? तो ये आप देख रहे हैं कि ये किससे बना है बेटा, कोलेजन और रेटिकुलर फाइबर ऑफ द अंडरलाइन कनेक्टिव टिश्यू, अंडरलाइन कनेक्टिव टिश्यू। सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि जब आपके एपिथेलियल टिश्यू इतने टाइटली पैक्ड होते हैं तो उनको नरिशमेंट कौन देगा, क्योंकि इतने टाइटली पैक हैं कि वहाँ पे ब्लड वेसल भी एंटर नहीं कर पा रही, कैपिलरी भी एंटर नहीं कर पा रही, तो उनको नरिशमेंट कौन देती है बेटा, बेसमेंट मेम्ब्रेन। और बेसमेंट मेम्ब्रेन कितने नॉन सेलुलर लेयर में रेंज है, 2, बेसल लमाइना एंड फाइब्रस रेटिकुलर लमाइना। बेसल लमाइना इटसेल्फ सिक्रेटेड बाय एपिथेलियल सेल और फाइब्रस लमाइना किन्होंने सिक्रीट किया है, आपने देखा, दिस इज सिक्रेटेड बाय itself underlying connective tissue. The basement membrane provide elastic support. You can write down the function of basement membrane. Important question है, NCERT में जस्ट इसका नेमिंग गिवन है बेटा, तो आपको यहाँ पे क्लियर होना चाहिए क्या फंक्शन परफॉर्म करती है। तो इट प्रोवाइड इलास्टिक सपोर्ट, प्रोवाइड इलास्टिक सपोर्ट, इलास्टिसिटी देती है, प्रोवाइड इलास्टिक सपोर्ट, सपोर्ट टू दी epithelium, epithelium। क्लियर है बेटा? नाउ द नेक्स्ट, इट अलाउ सेलेक्टिव केमिकल एक्सचेंज, इट अलाउ सेलेक्टिव केमिकल एक्सचेंज, जो वेस्ट मटेरियल है उसको कहाँ ट्रांसफर कर देना, कनेक्टिव टिश्यू में, और जो यूजफुल ऑक्सीजन है, न्यूट्रिएंट है, उसको पिकअप कर लेना। इट अलाउ सेलेक्टिव केमिकल एक्सचेंज बिटवीन एपिथेलियल टिश्यू एंड सराउंडिंग, केमिकल एक्सचेंज बिटवीन, BW स्टैंड फॉर बिटवीन, बिटवीन किसके बीच में बेटा, एपिथेलियल टिश्यू, एपिथेलियल टिश्यू एंड सराउंडिंग ब्लड वेसल। तो आपने देखा कि यहाँ पे बेसमेंट मेम्ब्रेन की रिक्वायरमेंट इसीलिए हुई क्योंकि सेल इतने टाइटली पैक्ड थे कि कैपिलरी भी उसके अंदर एंटर नहीं कर पा रही थी, तो इसको नरिशमेंट देना है, ऑक्सीजन देना है, एवरीथिंग इज प्रोवाइडेड वाया बेसमेंट मेम्ब्रेन। और बेसमेंट मेम्ब्रेन कितनी लेयर से बनी है, 2। एक बार फिर से रिकॉल करा देती हूँ, बेसल लमाइना एंड फाइब्रस लमाइना। लमाइना का मतलब ही लेयर होता है, क्योंकि इस लेयर में कोई सेल नहीं है तो इसको हम लिविंग लेयर नहीं कहेंगे, हम इसको नॉन सेल्यूलर लेयर कहेंगे। और ये किसकी बनी है बेटा, म्यूकोपॉलीसेकेराइड, ग्लाइकोप्रोटीन एंड फाइबर्स। क्लियर है पॉइंट यहाँ तक? नाउ एपिथेलियम जो है बेटा, इसकी यूनिक प्रॉपर्टी अदर हम पढ़ते हैं कि हैज़ फ्री सरफेस, इसका अपना फ्री सरफेस होता है और इसके अंदर रीजनरेशन पावर बहुत ज़्यादा होती है। तो हमने 3 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज पढ़ ली। नाउ कम ओवर द 4th प्रॉपर्टीज, 4th important properties of epithelium, 4th important properties of epithelium। Epithelium possesses remarkable regenerative power. You can write down the 4th property. 4th property किसकी प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं, एपिथेलियम के। इट पोजेस या इट शो रिमार्केबल, रिमार्केबल का मतलब बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, रिमार्केबल रीजेनरेटिव पावर। इस एपिथेलियम में बहुत ही ज़्यादा रीजेनरेटिव पावर, रीजनरेशन की टेंडेंसी होती है बेटा। सेल यदि डैमेज हो गए हैं तो वापस से रीजनरेट होने की पावर होती है। मैंने आपको बताया था एक प्रोसेस डी डिफ्रेंशिएशन, आपकी बॉडी में जो भी सेल डी डिफ्रेंशिएशन करेंगे विच अगेन एंटर इनटू G1 फेज, G0 से वापस से G1 फेज में आने की पावर रखेंगे। G1 मैंने आपको बताया था G0 इज द क्यूसेंट फेज
और यदि वो वापस से सेल साइकिल में एंटर करने की पावर रखते हैं तो उस प्रोसेस को बोलते हैं डी डिफरेंशिएशन। तो जो भी सेल इस तरह की टेंडेंसी शो करते हैं उसके लिए हम टर्म यूज़ करते हैं कि इट शो ग्रेट रीजनरेशन पावर और रीजनरेटिव टेंडेंसी। तो इनके अंदर रीजनरेटिव टेंडेंसी होती है, कॉन्स्टेंटली रिप्लेस करते रहते हैं, रिप्लेसिंग द सेल थ्रू आउट द लाइफ, कॉन्स्टेंटली रिप्लेस द सेल थ्रू आउट द लाइफ, थ्रू आउट द लाइफ। मतलब ये बड़ी, जैसे आपके स्किन में रीजनरेशन पावर है बिकॉज इट इज़ कंपोज्ड ऑफ एपिथेलियम। यदि आपकी स्किन कनेक्टिव टिश्यू से बनी होती ओनली या मस्कुलर टिश्यू से बनी होती तो उनमें रीजनरेटिव पावर नहीं होती, बिकॉज योर स्किन इज कंपोज्ड ऑफ एपिथेलियल टिश्यू जिसको हम एपिडर्मिस भी बोलते हैं, इसीलिए इसमें ऐसी टेंडेंसी पाई जाती है। फॉर एग्जाम्पल यू कैन राइट डाउन, एग्जाम्पल जरूर लिखा करें ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो। फॉर एग्जाम्पल लिवर, लिवर एक ग्लैंड है बेटा, लार्जेस्ट ग्लैंड है, पढ़ा है आपने, लार्जेस्ट ग्लैंड है विच सिक्रीट बाइल जूस, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट में हेल्प करता है, विच फर्दर स्टोर्ड इन गॉल ब्लैडर, ऐसा आपने सुना होगा। लीवर अ ग्लैंड फॉर्म्ड फ्रॉम, लीवर एक लार्जेस्ट ग्लैंड है जो किससे बना है बेटा, फॉर्म्ड फ्रॉम एपिथेलियल टिश्यू, एपिथेलियल टिश्यू, ये किससे बना है, एपिथेलियल टिश्यू, इसीलिए इसके अंदर क्या होती है, रीजनरेशन पावर होती है, कैन ईजिली रीजनरेट। आपने पढ़ा एक पर्सन में यदि थोड़ा सा भी लिवर ट्रांसप्लांट कर दें हम किसी डोनर से लेके तो वो पूरी तरह से रीजनरेट करके अपना नॉर्मल साइज गेन कर लेता है। आफ्टर सब्सटेंशियल पोर्शन, स्मॉल अमाउंट ऑफ पोर्शन यदि आप रिमूव भी कर देंगे, किसी को दे भी देंगे, डोनेट कर देंगे तो वो वापस से रीजनरेट हो जाता है। ऑफ इट हैव बीन सर्जिकली, इट हैव बीन सर्जिकली रिमूव्ड, यदि थोड़ा सा लिवर कट करके रिमूव भी कर दिया जाए तो वो वापस से रीजनरेट करके अपनी नॉर्मल साइज रिगेन कर लेता है बिकॉज इट इज़ कंपोज्ड ऑफ एपिथेलियल टिश्यू। तो दीज आर सर्टेन इम्पॉर्टेंट फीचर्स, आप कह सकते हैं कि एपिथेलियल टिश्यू के सेल टाइटली बाउंड होते हैं, एपिथेलियल टिश्यू के सेल को नरिशमेंट बेसल लमाइना के अक्रॉस मिलता है। एपिथेलियल टिश्यू की यदि हम बात करें कि ये अलग अलग टाइप के होते हैं और हैज़ फ्री सरफेस। नाउ द लास्ट प्रॉपर्टी ऑफ एपिथेलियल टिश्यू, इट कंसिस्ट ऑफ फ्री सरफेस। व्हाट डू यू मीन बाय फ्री सरफेस, खाली सरफेस है बेटा, कैसे समझेंगे आप इसको, इट हैज़ फ्री सरफेस, इट हैज़ फ्री सरफेस। 5 प्रॉपर्टीज हम इंपॉर्टेंट करेंगे हर एक टिश्यू के। it has free surface. What do you mean by free surface here? How can you understand this statement or understand this property? ध्यान से समझें। जैसे मैं कहूँ कि बेटा ये है आउटर एपिथेलियम, दिस इज आउटर एपिथेलियम, सेल्स टाइटली पैक्ड हैं, बहुत ही टाइटली पैक्ड हैं, देयर इज नो इनर्वेशन ऑफ ब्लड वेसल, हैंस इट रेस्ट ओवर बेसमेंट मेम्ब्रेन। समझ गए आप, ये आप देख रहे हैं, दिस इज आउटर लेयर, आउटर एपिथेलियम है बेटा, आउटर एपिथेलियम है, दिस इज आउटर एपिथेलियम किसी भी ऑर्गन की, एंड दिस इज इनर एपिथेलियम, इनर एपिथेलियम है। थोड़ा सा रिकॉल कर लें, आउटर एपिथेलियम, इनर एपिथेलियम। इनर एपिथेलियम कहाँ पे होंगे बेटा, ये जो फ्री सरफेस होगा इसका किधर होगा, जो ऑर्गन की कैविटी होगी, और ये कहाँ होगा, आउटर एक्सपोज, दिस इज फ्री सरफेस, इसको क्या बोलेंगे हम, फ्री सरफेस। ये भी फ्री है आउटर एपिथेलियम किसी भी ऑर्गन का, से दिस इज एनी ऑर्गन, तो इसका ये वाला एपिथेलियम बाहर की तरफ है और ये वाला एपिथेलियम कहाँ है, जो उसके अंदर कैविटी है। से दिस इज स्टमक, तो ये स्टमक की कैविटी है, तो ये एपिथेलियम का भी फ्री सरफेस है क्योंकि ल्यूमेन है, ये खाली स्पेस है, ल्यूमेन है। उसी तरह से ये ऑर्गन है बेटा, तो ये इसका फ्री सरफेस है। तो जो एपिथेलियम है, चाहे वो आउटर एपिथेलियम हो चाहे इनर एपिथेलियम हो, दोनों का क्या होता है बेटा, फ्री सरफेस होता है, दिस इज फ्री सरफेस। ये इंपॉर्टेंट फीचर है कि जो एपिथेलियम होती हैं, चाहे इनर हो टुवर्ड्स बॉडी ल्यूमेन के ऑर्गन की ल्यूमेन में हो या बाहर की तरफ हो, जैसे मैंने कहा कि सपोज दिस इज एनी ऑर्गन, स्टमक या इंटेस्टाइन, तो ये देखें बेटा, ये खाली जगह है जिसमें से फूड मूव कर रहा है, जिसको आपने ल्यूमेन बोला,
तो आउटर एपिथेलियम भी बाहर की तरफ फ्री है और इनर एपिथेलियम भी अंदर की तरफ क्या है, फ्री है, क्योंकि होलो स्पेस है, यहाँ पे ल्यूमेन है, तो दोनों सरफेस इसके क्या रहते हैं, फ्री रहते हैं। नाउ इट इज डिविजिबल इनटू बेसिकली टू कैटेगरी, दो कैटेगरी में बेसिकली हमने डिवाइड किया है इसको, सिंपल एपिथेलियम और कंपाउंड एपिथेलियम। हालांकि एक थर्ड कैटेगरी भी पढ़ लेते हैं हम, ट्रांजिशनल एपिथेलियम। तो नेक्स्ट कम ओवर टाइप्स ऑफ एपिथेलियल टिश्यू। प्रॉपर्टीज होपफुली क्लियर हो गई होंगी आपको, 5 बेसिक प्रॉपर्टी। नाउ कम ओवर टाइप्स ऑफ एपिथेलियल टिश्यू। कितने टाइप के एपिथेलियल टिश्यू आपकी बॉडी में कहाँ कहाँ मिलते हैं और क्या यूनिक फीचर होते हैं इनके, क्या पर्टिकुलर फंक्शन ये परफॉर्म करते हैं आपकी बॉडी में। तो नेक्स्ट हेडिंग डालें, एपिथेलियल टिश्यू क्लासिफिकेशन। एपिथेलियल टिश्यू क्लासिफिकेशन। उससे पहले थोड़ा सा समझेंगे बेटा, एपिथेलियल टिश्यू क्लासिफिकेशन से पहले सेल की शेप कैसी हो सकती है। कोई भी टिश्यू है तो वो किससे मिलके बनी है, तो शेप्स ऑफ सेल्स विच कंपोज्ड या विच कंपोज या विच फॉर्म एपिथेलियम, विच कंपोज एपिथेलियम, जो किसकी फॉर्मेशन करते हैं, एपिथेलियम की फॉर्मेशन करते हैं। देखेंगे बेटा कैसे एपिथेलियम की फॉर्मेशन करते हैं, शेप कौन कौन सी हो सकती है। तो शेप में भी फ्लैट, सेल की शेप फ्लैट हो सकती है बेटा, फ्लैट विच इज ऑल्सो सेड टू बी स्क्वैमस, शीट लाइक स्क्वैमस। यदि सेल की शेप फ्लैट है तो हम उसके लिए क्या टेक्निकल टर्म यूज करते हैं, स्क्वैमस, स्क्वैमस एपिथेलियम। कैसी होगी बेटा, ये देखें, दिस इज फ्लैटेंड एपिथेलियल सेल, फ्लैटेंड एपिथेलियल सेल, और इसका ऐसा ओवल न्यूक्लियस होता है, ओवल न्यूक्लियस। एपिथेलियल सेल है तो डेफिनेटली रेस्ट ओवर बेसमेंट मेम्ब्रेन, रेस्ट ओवर बेसमेंट। यहाँ पे रेड कलर से मैं बेसमेंट मेम्ब्रेन, जो भी मैंने आपको पढ़ाया, बेसल लमाइना और फाइब्रस लमाइना। नाउ द नेक्स्ट, सेल की शेप फ्लैट भी हो सकती है और सेल की शेप क्यूबॉइडल भी हो सकती है। शेप ऑफ सेल में भी क्यूबॉइडल, क्यूब लाइक, क्यूबॉइडल। तो जब आप क्यूबॉइडल शेप को देखेंगे बेटा तो ये कुछ आपको इस तरह का दिखाई देगा, स्क्वायर इन आउटलाइन दिखाई देगा, ठीक इस तरह का। और इसका जो न्यूक्लियस होगा वो सर्कुलर होगा, सर्कुलर। इट ऑल्सो रेस्ट ओवर बेसमेंट मेम्ब्रेन। एपिथेलियल टिश्यू तो डेफिनेटली रेस्ट करेगी बेसमेंट मेम्ब्रेन पे। और थर्ड शेप हो सकती है बेटा, इट मे बी कॉल्यूमिनर। कॉल्यूमिनर का मतलब होता है कॉल्यूमिनर, सिलेंड्रिकल शेप। कैसी शेप होगी, सिलेंडर लाइक, ऐसी। इट इज रेक्टेंगुलर इन आउटलाइन, सिलेंड्रिकल शेप। हाँ, और इसका जो न्यूक्लियस है ये बेसल पॉइंट पे होगा। दिस इज द अपर पॉइंट एंड दिस इज द बेसल पॉइंट। तो आप देख रहे हैं कि जो एपिथेलियल टिश्यू है उसमें कितने टाइप के सेल हो सकते हैं शेप के बेस पे। इट मे बी फ्लैट, जिसको आप स्क्वेमस एपिथेलियम कहेंगे। इट मे बी स्क्वायर इन आउटलाइन, क्यूबॉइडल एपिथेलियम कहेंगे। इट मे बी सिलेंड्रिकल और रेक्टेंगुलर इन आउटलाइन, जिसको हम कॉल्यूमिनर एपिथेलियम कहेंगे। तो शेप वेरी कर रही है, ध्यान से देखें। स्क्वेमस विच रिजेंबल टू शीट लाइक, फ्लैटेंड सेल है जिसके लिए हमने टर्म यूज किया स्क्वेमस, स्क्वेमस एपिथेलियम। न्यूक्लियस कैसा दिख रहा है बेटा, ओवल इन आउटलाइन दिख रहा है। यहाँ पे न्यूक्लियस कैसा दिख रहा है आपको, बिल्कुल सर्कुलर इन आउटलाइन दिख रहा है और बिल्कुल सेंट्रल है, सर्कुलर एंड सेंट्रल। उसी तरह से इसमें भी ओवल एंड सेंट्रल। लेकिन यहाँ पे न्यूक्लियस आपको क्या दिख रहा है बेटा, सेंट्रल दिख रहा है, सॉरी इट इज सर्कुलर इन आउटलाइन, बट द पोजिशन ऑफ न्यूक्लियस इज बेसल, बेसल न्यूक्लियस है, बेसल बॉटम में है, बॉटम इन पोजीशन है। सेल के सेंटर में नहीं दिख रहा, अपर पोजीशन में नहीं दिख रहा, बॉटम में दिख रहा है। तो आप देख रहे हैं कि 3 टाइप के सेल अलग अलग टाइप की एपिथेलियम बनाएंगे। तो नाउ कम ओवर एपिथेलियल टिश्यू क्लासिफिकेशन, कि यदि सिर्फ एक ही लेयर से बनी है तो सिंपल कहेंगे, मोर देन 1 लेयर अरेंज हो जाए तो हम उसको कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स एपिथेलियम कहेंगे। तो आज के सेगमेंट में बेटा हम फ्लो चार्ट ड्रॉ करेंगे, कितने टाइप की एपिथेलियम होती है। तो नेक्स्ट हेडिंग डालें, टाइप्स ऑफ एपिथेलियल टिश्यू, टाइप्स ऑफ एपिथेलियल टिश्यू, टाइप्स ऑफ एपिथेलियल टिश्यू। टाइप्स
ऑफ एपिथेलियल टिश्यू। यदि सिंगल लेयर है तो सिंपल एपिथेलियम, मोर देन वन लेयर है तो कंपाउंड एपिथेलियम। क्लियर? तो नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ एपिथेलियल टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू, इट इज डिविजिबल इनटू बेसिक टू कैटेगरी। आपके एनसीईआरटी में बेसिक टू कैटेगरी है। एपिथेलियल टिश्यू इज डिविजिबल इनटू बेसिक टू कैटेगरी। बेसिकली इट इज डिविजिबल इनटू टू कैटेगरी। सिंपल epithelium, number 1 you can write down simple epithelium. Simple epithelium, and the another one is compound epithelium. यदि एक सिंगल लेयर है तो वी कैन कॉल सिंपल, और मोर देन वन लेयर है तो वी यूज टर्म कंपाउंड। सिंपल एपिथेलियम, all the cell arranged in single layer, one cell layer thick. All the cell arranged in single layer. अब ये सेल मैंने आपको 3 तरह की शेप बता दी। इट मे बी स्क्वेमस, इट मे बी क्यूबॉइडल, इट मे बी कॉलमनर। सिंगल लेयर, all the cell arranged in single layer, and cells are arranged in multiple layer. यहाँ पे सेल कैसे अरेंज होते हैं? सेल्स आर अरेंज्ड इन मल्टीपल लेयर। सेल्स आर अरेंज्ड इन मल्टीपल लेयर। यदि एक ही लेयर है तो हम उसको सिंपल कहेंगे, मल्टीपल लेयर है तो हम उसको कंपाउंड कहेंगे। और जब बहुत सारे लेयर बन जाते हैं बेटा, मल्टीपल लेयर, देन वी दैट्स वाई कॉल्ड स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम। इसीलिए इसको क्या नाम दिया गया है? दैट्स वाई कॉल्ड, एक टर्म यूज करते हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम। स्ट्रेटिफाइड कॉलमनर एपिथेलियम, स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल एपिथेलियम। तो जब मोर देन वन लेयर आपको दिखाई दे तो हम उसके लिए क्या टर्म यूज़ करते हैं? कंपाउंड एपिथेलियम। और टेक्निकल हम क्या टर्म यूज़ करते हैं? स्ट्रेटिफाइड। स्ट्रेटिफाइड का मतलब मेनी लेयर्ड एपिथेलियम है, देन वी यूज टर्म कंपाउंड एपिथेलियम और स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम। अब शेप के बेस पे हम इसको कितनी कैटेगरी में डिवाइड करेंगे बेटा? देखें आप, शेप के बेस पे सिंपल एपिथेलियम कितने टाइप की हो सकती है? कितने टाइप की हो सकते हैं? इट मे बी सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम। यदि शेप सेल की फ्लैट है तो इट मे बी सेड टू बी सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम। नेमिंग देख लें कैसे करेंगे हम। यदि एक लेयर है और सारे सेल फ्लैटेंड हैं, देन वी यूज टर्म सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम। क्लियर बेटा? उसी तरह से सेल यदि स्क्वायर इन आउटलाइन है, क्यूबॉइडल है, तो वी यूज टर्म सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम। क्यूबॉइडल एपिथेलियम। यदि सेल आपको दिखाई दे रहे हैं सिलेंड्रिकल इन आउटलाइन, देन वी यूज टर्म कॉल्यूमिनर एपिथेलियम। और यदि इन सेल के ऊपर सीलिया प्रेजेंट है, क्या प्रेजेंट है बेटा? सीलिया प्रेजेंट है, देन वी यूज टर्म सिलिएटेड। यदि मैं कहूँ कि सेल के ऊपर सीलिया प्रेजेंट है और ये सेल की शेप कैसी हो सकती है? क्यूबॉइडल भी हो सकती है और कॉल्यूमिनर भी, देन वी यूज टर्म कॉल्यूमिनर। सिंपल सिलिएटेड कॉल्यूमिनर एपिथेलियम। नाम देख लें, नोमेनक्लेचर कैसे करते हैं हम। देखें एक बार फिर से रिकॉल कराती हूँ मैं। अभी मैंने बताया कि 3 तरह की शेप हो सकती है। इट मे बी फ्लैटेंड, इट मे बी क्यूबॉइडल और इट मे बी कॉल्यूमिनर। कैसे नेमिंग करेंगे बेटा? यदि एक ही लेयर है तो सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम, सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम, सिंपल कॉल्यूमिनर एपिथेलियम, सिंपल सिलिएटेड कॉल्यूमिनर एपिथेलियम, सिंपल सिलिएटेड क्यूबॉइडल एपिथेलियम। यदि किसी सेल के ऊपर सीलिया आउटलाइन आ गई, सीलिया की ग्रोथ हो गई, तो हम ऐसा टर्म यूज करेंगे। क्लियर है बेटा? नेक्स्ट है बेटा सेकेंड कैटेगरी। अब ये कैसी हो सकती हैं? अब आप देख लें, यदि मैं कहूँ कि सिंपल ट्रांजिशनल एपिथेलियम क्या होती है? अब ये लेयर देख लें। कंपाउंड एपिथेलियम इज फर्दर डिविजिबल इनटू 2 कैटेगरी। यदि मेनी लेयर्स हैं तो हमने टर्म यूज कर दिया स्ट्रेटिफाइड। कंपाउंड एपिथेलियम को 2 कैटेगरी में डिवाइड किया है। इट मे बी स्ट्रेटिफाइड
स्ट्रेटिफाइड और इट में बी ट्रांजिशनल। क्या मतलब होता है ट्रांजिशनल का, ध्यान से समझना। ट्रांजिशनल एपिथेलियम, ट्रांजिशनल एपिथेलियम, स्ट्रेटिफाइड, कंपाउंड स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम, कंपाउंड ट्रांजिशनल एपिथेलियम। ट्रांजिशनल इज ऑल्सो पार्ट ऑफ कंपाउंड एपिथेलियम। हालांकि मैं आपको दिखा दूं कि इट इज़ अ सिंपल एपिथेलियम बट इट रिजेंबल टू कंपाउंड एपिथेलियम। देखेंगे मल्टी लेयर बट ऑन स्ट्रेचिंग इट इज सिंगल लेयर्ड। ये कैसी होती हैं बेटा, इट इज़ अ मल्टी लेयर्ड, दिस इज मल्टी लेयर्ड, मल्टी लेयर्ड। आप स्ट्रेच कर दोगे तो भी ये आपको कैसी दिखाई देगी, मल्टी लेयर्ड। ट्रांजिशनल इज एक्चुअली मल्टी लेयर्ड, एक्चुअली मल्टी लेयर्ड बट ऑन स्ट्रेचिंग, जब आप इनको स्ट्रेच करोगे, खींचोगे, स्ट्रेच करोगे, खिंचाव डालोगे इसमें, स्ट्रेचिंग, बट ऑन स्ट्रेचिंग इट इज सिंगल लेयर्ड, इट इज सिंगल लेयर्ड, सिंगल लेयर्ड। तो जहाँ पे भी ज़्यादा स्टोरेज की बात आती है वहाँ पे आपके किस तरह के एपिथेलियम होते हैं, ट्रांजिशनल, लाइक यूरोथेलियम, यूरिनरी ब्लैडर, जो यूरिन को होल्ड करके रखता है, वहाँ पे इस तरह के एपिथेलियम आपको मिलेंगे। तो अब देख लेते हैं बेटा स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम, अगेन डिविजिबल इनटू फर्दर कैटेगरी। देख लेते हैं कौन कौन सी कैटेगरी स्ट्रेटिफाइड। इट मे बी स्क्वेमस, स्ट्रेटिफाइड, स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम। इट इज, यदि शेप सेल की कैसी है बेटा, मल्टी लेयर है लेकिन फ्लैटेंड सेल है, तो वी यूज टर्म स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम। यदि शेप इन सेल की क्यूबॉइडल है तो स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल एपिथेलियम। बहुत सारी लेयर हैं और सभी की शेप कैसी है, क्यूबॉइडल है, देन वी यूज टर्म स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल एपिथेलियम। और यदि इसकी शेप कॉल्यूमिनर है देन वी यूज टर्म स्ट्रेटिफाइड कॉल्यूमिनर एपिथेलियम। एंड द लास्ट कैटेगरी आपकी बच गई सिंपल, आप दे सकते हैं कि इट इज़ ए कॉल्यूमिनर सिलिएटेड, इट इज़ कॉल्यूमिनर सिलिएटेड, कॉल्यूमिनर सिलिएटेड। ठीक है बेटा, तो ये शेप के बेस पे कह सकते हैं। फिर स्क्वेमस को फर्दर, यदि इसके अंदर कैरेटिन डिपॉजिट है तो कैरेटिनाइज्ड एंड नॉन कैरेटिनाइज्ड, इट इज, इट मे बी कैरेटिनाइज्ड, कैरेटिनाइज्ड और नॉन कैरेटिनाइज्ड। जैसे जहाँ पे कैरेटिन डिपॉजिट हो गए उसको हमने कैरेटिनाइज्ड कह दिया, और नहीं है तो हमने उसको क्या कह दिया, नॉन कैरेटिनाइज्ड। तो आपने देखा कितने टाइप के एपिथेलियम है। यदि सिंगल लेयर है तो सिंपल एपिथेलियम, मेनी लेयर है तो कंपाउंड एपिथेलियम। क्लियर है बेटा। और यदि सिंपल में फर्दर शेप के बेस पे इट में बी स्क्वेमस, क्यूबॉइडल, कॉल्यूमिनर एंड सिलिएटेड। फिर उसी तरह से बेटा बहुत सारी कंपाउंड एपिथेलियम हो सकती हैं। कंपाउंड एपिथेलियम में मोर देन वन लेयर है। यदि स्ट्रेचिंग के बाद भी वो मल्टी लेयर दिखाई देती हैं तो हम उसको स्ट्रेटिफाइड कहेंगे। स्ट्रेचिंग के बाद यदि वो सिंगल लेयर दिखाई देती है हम उसको ट्रांजिशनल एपिथेलियम कहेंगे। स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम में कैसी शेप ऑफ सेल हैं, लेयर किस मैनर में अरेंज हैं, तो यदि शेप ऑफ सेल स्क्वेमस है तो वी यूज टर्म स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम। और यदि उसके ऊपर कैरेटिन की लेयर है तो वी यूज टर्म स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस कैरेटिनाइज्ड एपिथेलियम। उसी तरह से यदि वो नॉन कैरेटिनाइज्ड है, कैरेटिन प्रोटीन आपने सुना होगा हेयर में होती है, तो उसी तरह से आपने सुना होगा स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस नॉन कैरेटिनाइज्ड एपिथेलियम। तो हमने नेमिंग इस ढंग से की है। नाउ कम ओवर स्ट्रक्चर, लोकेशन एंड फंक्शन ऑफ डिफरेंट एपिथेलिया। कुछ आज के सेगमेंट में डिस्कस करेंगे बेटा और कुछ रेस्ट ऑफ सेगमेंट में। तो नेक्स्ट हेडिंग डाल लें, स्ट्रक्चर, लोकेशन एंड फंक्शन ऑफ डिफरेंट एपिथेलिया। क्या परफॉर्म करते हैं आपकी बॉडी में। सिंपल कहूँ तो एपिथेलियम का मेन फंक्शन होता है प्रोटेक्शन, सिक्रीशन और एब्जॉर्प्शन। तो नाउ कम ओवर, हेडिंग डाल लें फटाफट, इरेज करूँगी बेटा। कंपाउंड एपिथेलियम, कंपाउंड एपिथेलियम एंड सिंपल एपिथेलियम। पहले आज के सेगमेंट में डिस्कस कर लेते हैं सिंपल एपिथेलिया, जिसको आपने यूनिलेयर्ड एपिथेलियम भी कहा, सिंगल लेयर एपिथेलियम है। तो नेक्स्ट हेडिंग डालें, स्ट्रक्चर, लोकेशन, स्ट्रक्चर, लोकेशन एंड फंक्शन, फंक्शन ऑफ एपिथेलियम। किस एपिथेलियम की बात करें, फंक्शन ऑफ सिंपल एपिथेलियम कर लेते हैं। कंपाउंड कल के सेगमेंट, सिंपल एपिथेलियम, जिसको आपने
यूनी लेयर्ड एपिथीलियम भी कहा। मल्टी लेयर्ड एपिथीलियम को कंपाउंड बोलते हैं, एक लेयर हो तो हम उसको सिंपल बोलते हैं। क्लियर है बेटा? तो देख लेते हैं, सबसे पहला आप हेडिंग डाल लें, सिंपल स्क्वेमस एपिथीलियम। नंबर 1, सिंपल स्क्वेमस एपिथीलियम। सिंपल स्क्वेमस एपिथीलियम कंपोज्ड कैसी होगी? फ्लैट लाइक पॉलीगोनल सेल। किससे बनी है? कंपोज्ड ऑफ सिंगल लेयर, composed of single layer flat, composed of single layer flat और टाइल लाइक, टाइल होते हैं ना घर में, टाइल्स लगे होते हैं फर्श पे, टाइल लाइक सेल्स, जो किससे मिलके बने हैं? टाइल लाइक सेल्स से बने हुए हैं। स्ट्रक्चर की बात करूँ तो न्यूक्लियाई कैसे दिखाई देते हैं बेटा? इसमें फ्लैट एंड ओवल सेंट्रल दिखाई देते हैं। और यदि हम सिंपल कहें कि ये कहाँ कहाँ प्रेजेंट होती है, लोकेशन की बात कर लें, स्ट्रक्चर की बात कर लें, लोकेशन की बात कर लें, तो इसका स्ट्रक्चर यदि आप ड्रॉ करेंगे सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम तो कैसा दिखाई देगा आपको? ये सिंपल ऐसा दिखाई देगा बेटा आपको। इस तरह की आपको शीट दिखाई देगी सिंपल। और यदि इसका 3D इमेजेस देखें तो आपको इस तरह की दिखाई देगी, टाइल लाइक। क्लियर बेटा? टाइल लाइक दिखाई देगी, ऐसी दिखाई देगी, ये टाइल लाइक, शीट लाइक दिखाई दे रही है। न्यूक्लियस भी आपको कैसा दिख रहा है इसमें? ऐसा ओवल और फ्लैटेंड न्यूक्लियस दिख रहा है, क्योंकि शीट लाइक स्ट्रक्चर है। एंड इट इज़ रेस्ट ओवर बेसमेंट मेम्ब्रेन। किसके ऊपर रेस्ट कर रही है? दिस इज द बेसमेंट मेम्ब्रेन। सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम, दिस इज द बेसमेंट मेम्ब्रेन और पेमेंट मेम्ब्रेन। बेसमेंट मेम्ब्रेन बोलते हैं इसको हम। और ये आपको कैसी सेल ऊपर दिखाई दे रही है? शीट लाइक। न्यूक्लियस भी कैसी होती है इसकी बेटा? फ्लैटेंड। और ये कहाँ लोकेटेड होती है देख लेते हैं। तो जहाँ पे भी सरफेस एरिया बढ़ाने की बात आए, सरफेस एरिया, एक्सचेंजिंग सरफेस एरिया की बात आए, वहाँ पे आपके कैसे एपिथेलियम होंगे? दिस इज सिंपल। आपको इस तरह के सेल दिखाई दे रहे हैं, शीट लाइक सेल दिखाई दे रहे हैं। क्लियर बेटा? नाउ ये तो थी स्ट्रक्चर की बात। नाउ कम ओवर द लोकेशन। ये आपको कहाँ कहाँ दिखते हैं? लोकेशन की बात करें तो इट इज़ प्रेजेंट इन द टर्मिनल ब्रोंक्यूल, आपके ब्रोंक्यूल में, जहाँ पे पूरे ब्रोंक्यूल में नहीं, मैंने बात की टर्मिनल, लास्ट वाला जो साइट है ब्रोंक्यूल, विच आल्सो पार्टिसिपेट इन एक्सचेंज ऑफ गैस। तो एक्सचेंज की बात करें अल्वोलाई ऑफ लंग्स में, अल्वोलाई ऑफ द लंग्स, वहाँ पे आपको दिखाई देंगे। जहाँ पे भी सरफेस एरिया बढ़ाने की बात आई, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था। और वॉल ऑफ बोमेन कैप्सूल, जहाँ पे आपका अल्ट्रा फिल्ट्रेशन चली थी, वॉल ऑफ बोमेन कैप्सूल। याद करें आप, बोमेन कैप्सूल मैंने किडनी में, नेफ्रॉन में पढ़ाया था आपको, विच इज साइट ऑफ अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, साइट ऑफ अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, जहाँ पे ब्लड को फिल्टर करके हमने यूरिनरी फिल्ट्रेट बनाया था, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। क्लियर बेटा? उसी तरह से जहाँ जहाँ भी सरफेस एरिया की बढ़ाने की बात आए, डिसेंडिंग लिम में, डिसेंडिंग लिम ऑफ लूप ऑफ हेनले में, लूप ऑफ हेनली पढ़ी थी हमने, असेंडिंग लिम और डिसेंडिंग लिम। डिसेंडिंग लिम में वाटर की रीएब्जॉर्प्शन होती है, याद कर लें। हेनलेज लूप पढ़ा था, हेनलीज लूप और हेनलेज लूप। और हमने मेम्ब्रेनस लेब्रिंथ इंटरनल ईयर में, ब्लड वेसल्स में, हार्ट में, ब्लड वेसल्स में इस तरह की एपिथेलियम होती है। उसी तरह से बेटा लिम्फ वेसल में, हार्ट में और रेटिटेस्टिस में, हार्ट में और लिम्फ वेसल में। दीज आर सर्टेन लोकेशन कि आपकी लिम्फ वेसल या आपकी ब्लड वेसल या हार्ट के अंदर या ब्रोंक्यूल के अंदर, अल्वोलाई, जहाँ भी एक्सचेंज की बात आती है, वहाँ पे जहाँ पे सरफेस एरिया बढ़ाने की बात आती है, वहाँ पे कौन से एपिथेलियम होंगे? सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम। नाउ कम ओवर द फंक्शन। क्या फंक्शन परफॉर्म करते हैं ये? फंक्शन
तो ये जनरली जहाँ पे भी सरफेस एरिया बढ़ाने की बात आए वहाँ पे आपके कौन से एपिथेलियम आपको दिखाई दे रहे हैं, सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम। यू कैन राइट डाउन द सर्टेन फंक्शन। तो सबसे पहला फंक्शन तो है बेटा, एपिथेलियम का फंक्शन ही क्या होता है, प्रोटेक्शन। क्या फंक्शन होता है, प्रोटेक्शन। नंबर 1 फंक्शन इज प्रोटेक्शन। एक्सक्रीशन, गैसियस एक्सचेंज, एक्सक्रीशन हो सकता है। फिर गैस एक्सचेंज हो सकता है, अल्वोलाई में और टर्मिनल ब्रोंक्यूल में गैसेस एक्सचेंज में पार्टिसिपेट करते हैं। सिक्रीशन ऑफ सिलोमिक फ्लूइड, तो ये इसके मेजर फंक्शन है बेटा। तो आपने देखा कि सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम किससे बने हैं, फ्लैटेंड सेल, स्क्वेमस टाइप के सेल से बने हैं। तो आपको हर एक लोकेशन, हर एक स्क्वेमस एपिथेलियम की लोकेशन पता होनी चाहिए और फंक्शन पता होनी चाहिए। नाउ कम ओवर सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम। क्यूबॉइडल एपिथेलियम की शेप कैसी होगी, लोकेशन क्या होगी और फंक्शन क्या होगा। नाउ कम ओवर सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम। आज के सेगमेंट में सिर्फ हम सिंपल करेंगे, नेक्स्ट सेगमेंट में हम कंपाउंड करेंगे बेटा। सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम, सेकेंड हेडिंग डाल लें, सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम। क्यूबॉइडल शेप्ड सेल होते हैं, सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम। सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम कैसी शेप के सेल होंगे देख लेते हैं। सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम क्यूबॉइडल इन आउटलाइन होंगे, इस तरह के सेल आपको दिखाई देंगे। क्यूब लाइक, क्लियर बेटा, क्यूब लाइक, क्यूब लाइक है ये। क्यूब लाइक इस तरह की दिखाई देंगे आपको, इस तरह के क्यूब लाइक आउटलाइन दिखाई देगा इनका। क्यूब जैसे बनाते हैं ना आप, क्यूब बनाते हैं इस तरह की, तो क्यूब लाइक अपीयरेंस होती है इनकी, इस तरह की। 3D में आप प्रॉपर बना लेना। यदि 2D इमेज देखें तो आपको इस तरह की स्क्वायर आउटलाइन दिखेगी, 3D इमेज देखें तो इस तरह क्यूबॉइडल नेचर दिखेगा। न्यूक्लियस सेंट्रल दिखेगा और सर्कुलर इन आउटलाइन दिखाई देगा, एंड इट इज़ ऑल्सो रेस्ट ओवर बेसमेंट मेम्ब्रेन। सिंगल लेयर है तो हमने इसको क्या बोल दिया, सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम। सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम फाउंड इन DCT एंड PCT पार्ट ऑफ नेफ्रॉन। तो सिंगल लेयर दिखाई दे रही हैं, रेस्ट होती हुई दिखाई दे रही हैं। तो आप क्या दिख रहे हैं इसमें, इट कंसिस्ट ऑफ, ये सिंपल एपिथेलियम, यदि हम स्ट्रक्चर की बात करें, सबसे पहले स्ट्रक्चर, देन लोकेशन, देन फंक्शन। स्ट्रक्चर कैसा दिखाई दे रहा है बेटा इसका, 3D स्ट्रक्चर देखें तो ऐसा दिखता है, 2D फ्रंट में से देखें तो आपको कुछ इस तरह की आउटलाइन। इट कंसिस्ट ऑफ शॉर्ट, इट कंसिस्ट ऑफ शॉर्ट, शॉर्ट होते हैं, क्यूब शेप्ड सेल होते हैं, क्यूब शेप्ड सेल प्रेजेंट इन सिंगल लेयर, इसीलिए हमने इसको सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम कह दिया। क्लियर है बेटा। और क्या दिखाई देते हैं, कहाँ कहाँ पे आपको ये दिखाई देते हैं। क्यूबॉइडल का यदि मेनली काम करूँ तो इसका मेन काम होता है रीएब्जॉर्प्शन एंड सिक्रीशन। तो ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं, इसकी लोकेशन की बात कर लेते हैं, फंक्शन की बात कर लेते हैं, किस तरह के एपिथेलियम आपको कहाँ दिखाई देंगे। तो स्ट्रक्चर होपफुली क्लियर हो गया होगा कि द सेल ऑफ क्यूबॉइडल ऑफन फॉर्म माइक्रोविलाई, छोटे छोटे विलाई भी होते हैं इनके ऊपर, देयर सरफेस, एंड दिस गिव अ ब्रश लाइक अपीयरेंस। मैंने आपको पढ़ाया भी था, जब PCT को रिकॉल करेंगे तो ब्रश बॉर्डर क्यूबॉइडल एपिथेलियम कहा था। तो इट बियर स्मॉल finger like projection, finger like projections called microvilli। क्या कहा जाता है बेटा इसको, माइक्रोविलाई, माइक्रोविलाई which provide brush border epithelium, brush like appearance। छोटे छोटे फिंगर लाइक अपीयरेंस यदि इनके सरफेस पे बने होंगे तो ये कैसी अपीयरेंस होगी बेटा, ब्रश लाइक अपीयरेंस होगी। और इसके लिए हम टर्म यूज करते हैं ब्रश बॉर्डर क्यूबॉइडल एपिथेलियम। वी यूज टर्म ब्रश बॉर्डर, ब्रश बॉर्डर्ड
क्यूबॉइडल एपिथेलियम, ब्रश बॉर्डर क्यूबॉइडल एपिथेलियम। और मेन काम क्या होता है माइक्रोविलाई का, आपको पता ही है माइक्रोविलाई का मेन रोल होता है इंक्रीज सरफेस एरिया, है ना। इट गिव ए ब्रश लाइक अपीयरेंस। और ये जो माइक्रोविलाई होती हैं ये क्या करते हैं बेटा, फ्री सरफेस एरिया को क्या कर देती है, बढ़ा देती है। इट इंक्रीज फ्री सरफेस एरिया, इंक्रीज फ्री सरफेस एरिया, सरफेस एरिया को बढ़ा देती है। जहाँ पे ये सरफेस एरिया बढ़ाने की बात आ रही है, चाहे वो एक्सक्रीशन की बात है, एक्सचेंज की बात आए, उसको सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम कहते हैं। तो नाउ कम ओवर द लोकेशन, आपको कहाँ कहाँ ये मेनली दिखाई देते हैं, मेन साइट देख लेते हैं आपकी बॉडी में इस तरह के एपिथेलियम कहाँ प्रेजेंट है। तो दे आर प्रेजेंट इन सेलिवरी ग्लैंड, थायराइड वेसाइकल्स में होती हैं, और पीसीटी डीसीटी ऑफ नेफ्रॉन। यू कैन फर्स्ट ऑफ ऑल राइट डाउन पीसीटी एंड डीसीटी, प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड टिब्यूल, डिस्टल कॉन्वोलेटेड टिब्यूल ऑफ द नेफ्रॉन, ऑफ द नेफ्रॉन देख रहे हैं आप। यहाँ पे तो डेफिनेटली किस तरह के एपिथेलियम होते हैं, ब्रश बॉर्डर, जहाँ पे छोटे छोटे माइक्रोविलाई भी होते हैं और भी प्रेजेंट होते हैं बेटा। इट इज प्रेजेंट इन सेमिनिफेरस टिब्यूल ऑफ द टेस्टिस विच इज सेड टू बी फंक्शनल यूनिट ऑफ टेस्टिस, जहाँ पे स्पर्म की फॉर्मेशन होती है। सेमिनिफेरस टिब्यूल जहाँ पे डिवाइड एंड डिफ्रेंशिएट करके ये स्पर्म बनाते हैं, जर्मिनल एपिथेलियम। और भी आप देख सकते हैं कि ये कहाँ कहाँ प्रेजेंट होती हैं, आपकी ओवरीज में प्रेजेंट होती हैं, आपके सेलिवरी ग्लैंड में प्रेजेंट होती हैं, सेलिवरी ग्लैंड में प्रेजेंट होती हैं, थायराइड में प्रेजेंट होती हैं। थायराइड, तो इनका मेन फंक्शन क्या है, फटाफट लिखें बेटा, फंक्शन लेक्चर ओवर होने वाला है आपका। फंक्शन इसका मेन है बेटा प्रोटेक्शन, सिक्रीशन, प्रोटेक्शन का काम करते हैं, सिक्रीशन, एब्जॉर्प्शन, एक्सक्रीशन, एक्सक्रीशन में भी हेल्प कर रहे हैं, यूरिन फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं ये। और मोस्ट इंपॉर्टेंट यदि टेस्टिस एंड ओवरी की बात करूं तो दे पार्टिसिपेट इन गैमेटोजेनेसिस, गैमेट फॉर्मेशन। तो आपको मेन हर एक का स्ट्रक्चर क्लियर होना चाहिए। द सिंगल लेयर क्यूबॉइडल हैव यूज्ड टर्म सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम। लोकेशन कहाँ है, हर एक की 3-3, 4-4 लोकेशन और फंक्शन। नाउ कम ओवर सिंपल कॉल्यूमिनर एपिथेलियम। इसके साथ हम आज का चैप्टर ओवर करेंगे, फटाफट राइट करें। सिंपल कॉल्यूमिनर एपिथेलियम, सिंपल कॉल्यूमिनर एपिथेलियम। सिंपल कॉल्यूमिनर एपिथेलियम, थर्ड कैटेगरी। सिंपल आज कवर कर लेते हैं, कल के सेगमेंट में हम कंपाउंड एपिथेलियम डिस्कस करेंगे। थोड़ा सा टिपिकल है बेटा, लेकिन आप अच्छे से पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। सिंपल कॉल्यूमिनर, कॉल्यूमिनर शेप्ड सेल हैं और एक ही लेयर में अरेंज है, तो हम उसको क्या बोल देंगे, सिंपल कॉल्यूमिनर एपिथेलियम। सेल्स आर इलोंगेटेड एंड प्लेस साइड बाय साइड लाइक कॉलम। यू कैन राइट डाउन स्ट्रक्चर कैसा होता है इसका, स्ट्रक्चर कैसा होता है इस सिंपल कॉल्यूमिनर का। यहाँ पे लिखें आप जल्दी से कि सेल्स कैसे होते हैं बेटा। सेल्स आर इलोंगेटेड, सेल्स आर इलोंगेटेड एंड अरेंज्ड, किस मैनर में अरेंज होते हैं, साइड बाय साइड, अरेंज्ड साइड बाय साइड, एक दूसरे के साइड बाय साइड इस ढंग से अरेंज होते हैं लाइक कॉलम। इसीलिए इसको हमने क्या नाम दे दिया, कॉल्यूमिनर एपिथेलियम। इट रिजेंबल टू कॉलम, कॉलम से रिजेंबल करता है, दैट्स वाई द आउटर फ्री सरफेस ऑफ ईच सेल इज स्लाइटली ब्रॉडर। आउटर सरफेस ब्रॉडर होता है और लाइन कैसी होती है बेटा, कॉल्यूमिनर। तो आप देखेंगे कि कैसी दिखाई देंगी आपको ये कॉल्यूमिनर एपिथेलियम, सिंपल कॉल्यूमिनर एपिथेलियम आपको कुछ ऐसी दिखाई देंगे। दिस इज कॉल्यूमिनर, ब्रॉडर सरफेस, फ्री सरफेस ब्रॉडर होगा। दिस इज कॉल्यूमिनर एपिथेलियम, कॉलम लाइक होगा बेटा, इसका कॉलम लाइक होगा, इस तरह का कॉलम लाइक, एंड इट इज रेस्ट ओवर बेसमेंट मेम्ब्रेन। किसके ऊपर रेस्ट कर रहा है ये, बेसमेंट मेम्ब्रेन। बेसल न्यूक्लियस दिखाई दे रहे हैं आपको, बेसल न्यूक्लियस, न्यूक्लियस, बेसमेंट मेम्ब्रेन, जिसको आपने नाम क्या दे दिया, सिंपल कॉल्यूमिनर एपिथेलियम। लोकेशन देख लेते हैं और फंक्शन देख लेते हैं और आज का सेगमेंट ओवर करते हैं बेटा।
कल के सेगमेंट में हम डिस्कस करेंगे कंपाउंड। तो नाउ कम ओवर द लोकेशन, कहाँ मिलेंगी आपको इस तरह की एपिथेलियम आपकी बॉडी में, और इसका मेन काम है प्रोटेक्शन, सिक्रीशन, एब्जॉर्प्शन। तो डेफिनेटली आपको इंटेस्टाइन में मिलने वाली हैं इस तरह की एपिथेलियम। तो इट लाइंस द स्टमक, लोकेशन देख लें कहाँ कहाँ पे मिलेंगी ये आपको लोकेशन। स्ट्रक्चर क्लियर हो गया होगा आपको। इट रिजेंबल टू कॉलम लाइक, दैट्स व्हाई इट इज सेड टू बी कॉलमनर। लाइंस द स्टमक, इट लाइंस, कवर करता है, इट लाइंस द स्टमक। और किसको लाइन करता है बेटा? इट फॉर्म इनर लाइनिंग, लाइन का मतलब होता है इट फॉर्म इनर लाइनिंग। स्टमक, इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन, गॉल ब्लैडर एंड बाइल डक्ट, एंड बाइल डक्ट, इन सब की जो इनर मोस्ट लाइनिंग होती है इट इज कंपोज्ड ऑफ कॉलमनर एपिथेलियम। और कहाँ प्रेजेंट होते हैं बेटा? इट ऑल्सो फॉर्म द गैस्ट्रिक ग्लैंड, इट ऑल्सो फॉर्म गैस्ट्रिक ग्लैंड। गैस्ट्रिक ग्लैंड जो HCl रिलीज करती हैं, पढ़ाई होगा आपने, HCl प्रोवाइड एसिडिक pH इन स्टमक। इंटेस्टाइनल ग्लैंड, इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स जो इंटेस्टाइनल जूस सिक्रीट करती हैं। एंड पेनक्रिएटिक लोब्यूल, एंड पेनक्रिएटिक लोब्यूल जो आपने पढ़ा है क्या रिलीज करती हैं? ट्रिप्सिन रिलीज करती हैं, पेनक्रिएटिक लाइपेज रिलीज करती हैं, लोब्यूल प्रेजेंट इन द पेनक्रियास। और यहाँ पे इनका मेन काम क्या है? इन सबको ये ग्लैंड्स बना रही हैं, इसीलिए इसको एक नाम दिया गया है ग्लैंडुलर एपिथेलियम, क्योंकि यहाँ पे किसकी फॉर्मेशन कर रही है बेटा? ग्लैंड्स की। दैट्स व्हाई इट इज सेड टू बी ग्लैंडुलर एपिथेलियम। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मोस्ट ऑफ केस में जो डाइजेस्टिव ग्लैंड की फॉर्मेशन करती हैं वो कौन करती हैं? सिंपल कॉलमनर एपिथेलियम। क्लियर है बेटा? और इसका फंक्शन लिख लें आप फटाफट, क्या फंक्शन परफॉर्म कराती है ये आपकी बॉडी में? तो प्रोटेक्शन, सिक्रीशन, प्रोटेक्शन, सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन। क्लियर?